हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे होंगे निश्चित रूप से। और अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। अभी जो हमारे चैनल पर जो पढ़ाया गया है, आप लोग जो जानते हैं, वो निश्चित रूप से दो चैप्टर आया है। एक था रियल नंबर और दूसरा था पोलोनोमियल। दूसरा क्या था? पोलोनोमियल। ये दो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है और लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। ऑलमोस्ट हम लोग 20 नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। और आगे जो आएगा चैप्टर, वीडियो बिल्कुल आपके लिए आएगा और आपके एग्जाम तक सारे वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहिए। चैनल यदि अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल पर यदि आए हो तो निश्चित रूप से आप बने रहो। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। आप जान लो, देख लो, अगर अच्छा लगे तो चैनल को आगे फॉरवर्ड करो। निश्चित रूप से अभी हम जो दो मेथड पढ़े थे, आपको बताए थे कि कभी भी जब दो चर वाले रैखिक समीकरण आपके पास आएगा, दो इक्वेशन आपके पास आएंगे, तो उसको सोल्व करने के कई सारे विधियां होता है। जो 5 विधि होता है मुख्यतः, लेकिन 5 विधि में 3 ऐसे जो विधि होते हैं वो निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी काम का होता है और एग्जाम में हमेशा उससे क्वेश्चन आता है, उससे आप भाग नहीं सकते हैं। उसमें से 3 में से 2 ऐसे महत्वपूर्ण जो रूल हैं आपके सामने हम आपको बताए थे। पहला रूल क्या है था? सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा जो मेथड था ये एलिमिनेशन मेथड, मतलब लुप्तीकरण विधि। ठीक है, ये 2 पर हम चर्चा किए थे और आपको कुछ हम होमवर्क भी दिए थे एनसीईआरटी के किताब से। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पिछला वीडियो आप जाकर देखिए, उसमें हम सबसे लास्ट में होमवर्क दिए हैं, उसको आप सोल्व करिए। ठीक है, चूँकि हमें चाहिए सीरियस स्टूडेंट हमें चाहिए सीरियस स्टूडेंट जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो रिजल्ट देने वाला हो। अनसीरियस स्टूडेंट सिर्फ मज़े लेने के लिए चैनल पर हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो निश्चित रूप से आप लोग चैनल पर रहिए और उसको पढ़िए, लेकिन सीरियस होकर आप पढ़ाई करिए। ठीक है, तो आइए आज हम इसी दोनों मेथड पर, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड पर, हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग मेथड से सोल्व करेंगे। हमेशा एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में आता है। आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि जो निम्नलिखित क्वेश्चन है उसको एलिमिनेशन मेथड से आप सोल्व करिए, या निम्नलिखित क्वेश्चन को आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप उसको सोल्व करिए। ठीक है, इस तरह जब आपके पास कंडीशन होगा कि नहीं इसी मेथड से सोल्व करना है, तो आपके पास कोई विकल्प बचता नहीं है। निश्चित रूप से इसी मेथड से आप आएंगे और आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि सिर्फ आपको कहेगा कि सिर्फ आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो फिर आपके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल का आप यूज कर सकते हैं, या एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड का, आपको जो अच्छा लगता हो। लेकिन जहाँ पे कंडीशन हो जाएगा तो कंडीशन को फुलफिल आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए इस मेथड को और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ख़ास करके मैं बच्चों को ये कहूँगा, ये जो मेथड है लुप्तीकरण विधि, ये हमेशा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब हम बर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे, जैसे सीता का एज उसके पिता से 10 वर्ष ज़्यादा, इस तरह के जब प्रॉब्लम पे आएंगे, उस समय जो सबसे ज़्यादा जो मेथड आपको काम करता है ये लुप्तीकरण है, एलिमिनेशन मेथड है। ये एकदम बिल्कुल रामबाण है। ऐसे रामबाण हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है, लेकिन ये लुप्तीकरण आप बढ़िया से सीखिए। ये हमेशा काम आता है और ये सिर्फ 10th में नहीं काम आएगा, जब आप एडवांस मैथ, जब कंपटीशन में पढ़ोगे वहाँ काम आएगा, जब आप 11th में जाओगे वहाँ काम आएगा, जब आप 12th में जाओगे वहाँ काम आएगा। जहाँ 2 इक्वेशन की चर्चा होगी, जहाँ 2 इक्वेशन को सोल्व करने की बात होगी, तो सबसे जो कारगर मेथड होता है ये होता है एलिमिनेशन मेथड होता है, लुप्तीकरण होता है। ये हमेशा काम आता है, पूरी लाइफ आपको काम आएगा। तो सिर्फ आप 10th के लिए ना पढ़ें, पूरी लाइफ के लिए इसको पढ़ें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो निश्चित रूप से आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक बार उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे और दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, लुप्तीकरण से उसको सोल्व करके आपको बताएंगे, ताकि आपका जो रूल है, जो रेगुलेशन है, वो एकदम बिल्कुल मजबूत हो जाए। जब आप सोल्व करने की, जब आप में कैपेसिटी आएगी तो क्वेश्चन तो अपने आप बनता है। ठीक है, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और
आप जानते हैं कि किसी भी टॉपिक को जब हम लेके आते हैं तो सबसे पहले बेसिक बताते हैं, बेसिक बताने के बाद फिर उसके क्वेश्चन पर आते हैं, तो एकदम बिल्कुल क्वेश्चन हलवा लगता है। और अगर क्वेश्चन हलवा लगेगा तो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, आपको समझ में आएगा, पूरी लाइफ मैथ से आपको प्यार हो जाएगा। जब प्यार होगा तो निश्चित रूप से आप लोग समझदार हैं क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहला मेथड हम लोग सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपको बताया है दोनों मेथड से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखिए, आपको बताए थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि दो ऐसे वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल में आपको एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है और दूसरा इक्वेशन में उसको पुट करना होता है, ठीक है। तो आपको जो बताए थे हम x और y का टर्म बताए थे, x और y का, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल चर को कहते हैं। यदि आपको चर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप जाइए पोलिनोमियल के जो चैप्टर हम पढ़ाए हैं पोलिनोमियल में, उसको हम चर अचर को बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किए हैं। पीछे वाला जाके वीडियो आप देखिए, आपको वहाँ समझ में आएगा। के लिए मैं आपको बता दूं, चर उसको कहा जाता है जिसका मान हमेशा बदल। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ऐसा मान होता है जो हमेशा फिक्स होता है। जैसे वन का वैल्यू हमेशा कहीं भी रहेगा, 1 ही होगा। पाई का वैल्यू कहीं भी होगा, 22/7 ही होगा या 3.14 होगा। सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन है। क्या क्या इक्वेशन है, एक है s माइनस टी इजुकल टू क्या है 3 है, और एक है s/3 प्लस t/2 इजुकल टू 6। हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से एक का मान फाइंड आउट करेंगे, एक का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ से s का वैल्यू निकालें कि t का वैल्यू निकालें। बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप एकदम स्वतंत्र हैं। दोनों इक्वेशन में से जहाँ से आपको फाइंड आउट करना हो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि आपको फर्स्ट इक्वेशन से s का वैल्यू फाइंड आउट करना है कर लीजिए, यदि फर्स्ट इक्वेशन से यदि t का वैल्यू फाइंड आउट करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड से करना है सेकेंड से करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम चूंकि जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि हमको इजी कहाँ से होगा। चूंकि ऐसा नहीं है आप लंबे रास्ते पे चल देंगे और वहाँ पे आप जाके बझेंगे। समुद्र में अगर आपके पास जहाज़ नहीं है, नाव नहीं है और आप तैरने के लिए कूद जाएंगे तो निश्चित रूप से समुद्र में आप डूबेंगे। तो डूबने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सिंपल रास्ता, जो ईजी रास्ता होता है उसको हम चूज करते हैं और वहाँ से ईजी वे में उसको हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमको जो इजी दिख रहा है, यहाँ से यदि हम s का वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ से हमको इजी दिख रहा है कि आराम से s इजुकल टू क्या हो जाएगा, 3 + t हो जाएगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से s माइनस टी इजुकल टू क्या है, 3 है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, s का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 3 + t। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इक्वेशन लिख लेंगे ऐसे करके, इक्वेशन 1, और इसको हम मान लेते हैं। अब हम लोग देखिए, एक जो बडिंग होता है, बडिंग हमेशा जो बोर्ड के एग्जाम में होता है, बोर्ड के एग्जाम में आपको बडिंग लिखना ही होता है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर आपको टीचर नंबर काटेगा। क्या लिखना है बडिंग ये लिखना है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, ठीक है। तो 1 क्या है देख लीजिए, s/3 प्लस t/2 इजुकल टू क्या, 6। अब s का वैल्यू देखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख लीजिए। समीकरण 2 जो है इक्वेशन 2 है क्या है, 3 + t। तो जहाँ जहाँ s आपको दिख रहा है वहाँ आप रखिए 3 प्लस क्या, t। ऐसा ना, क्या रखना है, 3 + t और अपॉन 3 प्लस t/2 इजुकल टू क्या, 6। यहाँ से आप देख लीजिए, एलसीएम आप जानते हैं, एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। जब हम आपको आएंगे कहाँ, ट्रिगोनोमेट्री में, तो आपको बताएंगे कि एलसीएम का यूज़ करके कैसे हम किसी भी अलजेब्रा का या ट्रिगोनोमेट्री का एलसीएम हम डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं और उसका हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वहाँ पे मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप जानते हैं बेसिक कि अलग अलग हो तो एलसीएम निकाला नहीं जाता है, सीधे दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 × 2 क्या हो गया, 6। अब 3 से भागा देंगे क्या आएगा, 2 को ऊपर से हम गुना कर लेंगे,
यहाँ से 3 से गुना हो जाएगा तो 3t इजिकल टू क्या 6। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे ये 6 प्लस 2t अब प्लस 3t अपॉन क्या 6 इजिकल टू 6। यहाँ से देख लीजिए आपके पास आ रहा है 6 और प्लस 5t, ये इधर क्या है डिवीजन में, उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 6 इंटू 6 तो डायरेक्ट कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 5 इज इक्वल टू 36 माइनस 6, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में। अब देख लीजिए बच्चों यहाँ पे आपके पास बॉक्स, यहाँ से 5t का वैल्यू आ जाएगा 30, है ना। अब यहाँ से t का जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा 30 अपॉन 5, इधर क्या है मल्टीप्लिकेशन में, उधर जा क्या हो जाएगा डिवीजन में, है ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 6, यहाँ से हो जाएगा t का वैल्यू क्या 6 आ गया। अब जैसे ही t का वैल्यू 6 आया तो समीकरण 2 में आप क्या करिए t का वैल्यू रख लीजिए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में t का जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो s का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे लिख लीजिएगा थोड़ा सा, समीकरण 2 में t का मान रखने पर, ये वर्डिंग आपको लिखना है एग्जाम में, आप छोड़ेंगे तो टीचर नंबर काटेगा। एकदम आपको लिखना है कि कैसे आप ये लाए हैं 6, तो यहाँ पे बगल में लिखा होना चाहिए साफ साफ शब्दों में कि ये जो 6 लाए हैं समीकरण 2 में क्या किए t का वैल्यू रखे हैं वो 6 है, ठीक है, तो आपको नंबर मिलेगा। तो t का वैल्यू आ गया 6 और s का वैल्यू आ गया 9। तो ये जो मेथड था ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में होता यह है कि आपको क्या करना है, एक इक्वेशन से या तो s का वैल्यू फाइंड आउट करिए या तो s का वैल्यू फाइंड आउट करिए या तो t का वैल्यू फाइंड आउट करिए। आपको हम बताए हैं जहां पे मुझे इजी लगेगा उसी को फाइंड आउट करूंगा। तो मुझे यहाँ इजी लगा चूंकि यहाँ बटे में है, यहाँ क्या है बटे में, यहाँ यदि हम छेड़छाड़ करेंगे। अब बच्चों बताओ मधुमक्खी के छत्ता में कौन ढेला मारने जाएगा, बताओ कोई जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो निश्चित रूप से मधुमक्खी के छत्ता में नहीं मारना है ढेला। हम क्या करेंगे भाई, हमको काम से मतलब है। ये जो फर्स्ट समीकरण था यहाँ से हम s का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए और उसको मान लिए समीकरण 2, और उसके बाद हम क्या किए समीकरण 1 में जहाँ s दिख रहा था वहाँ पे 3 + t हम रख दिए और उसको क्या किए सोल्व किए। क्या किए हैं यहाँ एलसीएम लिए हैं, एलसीएम लेकर, और ये गुना हो रहा है तो एलसीएम के रूल से इसको सोल्व करते हुए हम t का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, क्या आ गया 6। और जैसे ही t का वैल्यू आया है तो उसको हम क्या किए समीकरण 2 में हम t का वैल्यू रख दिए हैं। जहाँ पर t दिख रहा था वहाँ पे क्या रखे हैं 6 रखे हैं। तो भाई जोड़ तो आपको आता है, तो 3 2 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, तो s का वैल्यू 9, तो t का वैल्यू 6 और s का वैल्यू क्या हो गया 9 हो गया। तो निश्चित रूप से आप लोग समझे होंगे, ठीक है। तो आपको यही टेक्निक लगाना है एग्जाम में कि कभी भी मधुमक्खी के छत्ते में ढेला नहीं मारना है, ठीक है, नहीं तो मधुमक्खी काटेगा तो फिर आप क्या होगा आप समझ लीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपके कॉमन सेंस पे निर्भर करता है। अब कुछ लोग रिजिड होते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं सर मैं यहाँ से नहीं निकालूंगा, मैं यहाँ से। अरे भाई कहीं से निकालोगे तो वैल्यू तो सेम ही आएगा, क्या दिक्कत है ना। तो उसके लिए चिंता नहीं करना। अगर आप में है कैपेसिटी कि नहीं मैं मधुमक्खी में के छत्ते में ढेला मारूंगा और बच जाऊंगा, तो प्लीज़ धन्यवाद आपका। ठीक है बच्चों, ये हो गया निश्चित रूप से सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम सीख लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और ये आपके लिए खास है भाई, तो खास लोगों का खास तरह से ट्रीटमेंट करना सीखिए। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड बहुत खास है, काफ़ी काम आएगा और आगे और पूरे लाइफ। तो प्लीज़ ये देखिए, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको आप माने थे समीकरण, इसको 2 मान लीजिए। मान लो भाई, किसी को 1 किसी को 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जनरली ये होता है कि जो पहला समीकरण होता है उसको 1 मानते हैं और दूसरा को हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए
ध्यान से देखिएगा, कुछ हमको कॉमन दिख रहा है। हमको क्या करना है, इसको देखिए हिंदी में जो लिखा हुआ लुप्तीकरण, लुप्तीकरण मतलब एक जो चर वैल्यू होता है उसको हमको लुप्त कर देना है, मतलब वहाँ से हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे, या तो एस को हटाएंगे या तो टी को हटाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अपना कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। क्या कॉमन सेंस लगाना है कि कौन सा ऐसा रास्ता है जो इजी हो, क्या हो, इजी हो, है ना। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ हमको अंतर दिख रहा है, एस और यहाँ S/3 है ना, ये भी प्लस ये भी प्लस। चलो इसको देखते हैं, ये -t है और यहाँ पे क्या है, T/2 है ना। तो यदि और ये माइनस और ये क्या, अगर ये T/2 हो जाए, ये दोनों को ऐड कर दें तो ये अपने आप नहीं कट जाएगा, दोनों कटेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए हिसाब से क्या काम करेंगे, समीकरण 1 × 1/2 से गुना कर लेंगे, है ना। गुना कर लिए, अब प्लस समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। बस इतना ही काम करना है। ये लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा, आप नहीं लिखेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, टीचर नंबर काटेगा। ये एकदम लिखना है, क्या है, 1/2 से गुना करेंगे। अब देखिए S में हम 1/2 से गुना करेंगे, आ जाएगा S/2 और इसमें T/2। और ध्यान से बराबर के इधर जब हम गुना किए हैं तो बराबर के उधर भी गुना करेंगे, तब जाके दोनों का वैल्यू संतुलित होगा, बैलेंस होगा। तो इधर आ जाएगा 3/2। ऐड क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 प्लस T/2 6, ये ऐड कर रहे हैं। ये देखिए माइनस और ये देखिए क्या प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। आपके पास बचता क्या है, आपके पास बच रहा है S/2 प्लस S/3 = 3/2 प्लस 6। ये देख लीजिए, ये आ गया 6, है ना, LCM 6 आ गया, और ये आ जाएगा 3S और ये आ जाएगा 2S, और यहाँ से LCM आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा 3 और प्लस कितना 12, है ना। अब देखिए यहाँ से ये आ गया 5S, ये आ गया क्या 15/2 × 6, क्योंकि इधर डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ से ये कट गया 3, यहाँ से S का वैल्यू आ गया 15 × 3/5, 5 से ये कट जाएगा 3, है ना। तो S का वैल्यू क्या आ गया 9। आप देखे थे जब हम प्रतिस्थापन विधि से भी सोल्व किए थे तो S का वैल्यू क्या आया था, 9 आया था। अब क्या करेंगे, T का वैल्यू, तो T का वैल्यू कहीं भी इक्वेशन या तो 1 में या तो 2 में। 2 में हम देख रहे हैं बहुत लफड़ा है ना, बहुत सारा उसमें भाग गुना करना पड़ेगा, तो वहाँ हम नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इजी वे हम पकड़ेंगे अपना। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में S का मान रखने पर, है ना, S - T = 3, S का वैल्यू 9 - T = क्या 3। यहाँ से हो जाएगा T का वैल्यू, ऐसा कर लीजिए, T को उधर भेज दीजिए और 3 को इधर ले आइए, -3, ये इधर प्लस में आके माइनस, इधर माइनस में उधर जाके प्लस, तो T का वैल्यू आ गया क्या 6। आपके पास जो वैल्यू आया है T = 6 और S = 9। बच्चों जिस ढंग से प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से S का वैल्यू 9 आया था और T का वैल्यू 6 आया था, उसी ढंग से लुप्तीकरण विधि एलिमिनेशन मेथड से भी T का वैल्यू 6 आया है और S का वैल्यू 9 आया है। तो कोई भी रूल आप लगाएंगे तो एक ही इक्वेशन होगा तो उसका हमेशा वैल्यू इक्वल होगा। अभी चूंकि हम तीसरा मेथड आपको नहीं बताए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो फिलहाल इसी दोनों पे हम चलेंगे। बस वेट करिए,
वो भी हम आपको तीसरा मेथड भी बताएंगे, इसको आप नोट करिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन और लुप्तीकरण विधि से इसको हम सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। क्योंकि ये दोनों मेथड से एक क्वेश्चन या तो 2 नंबर का या तो 3 नंबर का आएगा ही, और ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है। तो निश्चित रूप से इसको हम सीखेंगे, हमारा प्रयास है आपको सिखाना। आइए हम सीखते हैं दोनों मेथड से। सबसे पहले हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये था कि यहाँ x और y का टर्म चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन से जहाँ से हमको ईजी हो, या तो 1 से या तो 2 से, या तो x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे या तो y का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन 2 में उसको हम पुट कर लेंगे और उसके बाद अगला मान, अगला वैल्यू हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें बिल्कुल दोनों इक्वेशन में हमको कहीं भी जाएंगे तो अगर यहाँ से भी हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उतना ही हमको सोल्व करना पड़ेगा, है ना। और यदि यहाँ से भी हम करेंगे तो उतना ही करना पड़ेगा। तो अब हम स्वतंत्र हो गए कि भाई हम कहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए इसी से हम कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ऐसा करिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, आप इसको इक्वेशन मान लीजिए 1, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 प्लस y, इधर माइनस बराबर के उधर जाएगा प्लस, और यहाँ से 2 प्लस 2y अपॉन क्या 2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। और हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, ये लाइन आपको लिखना है हमेशा। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का वैल्यू पुट करने पर, ठीक है। आप इंग्लिश में लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में x का वैल्यू रखना है। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या 10। अब x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 2 प्लस 2y अपॉन 2। तो ये हो गया 3, यहाँ से लिखाएगा 2y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू क्या 10। या का ये साइन दे दीजिएगा, ये ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 हो गया, ये हो गया 6y, है ना, और प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और यहाँ बटे में क्या है 2 है ना, 2 है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 हम कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन छोड़िए, यहाँ से हम लोग एलसीएम 2 ले लेंगे। एलसीएम 2, इसके नीचे 1 है ना, तो 2 आ जाएगा एलसीएम। तो 6 प्लस 6y और प्लस 8y इज इक्वल टू 10। यहाँ से हो जाएगा, ये दोनों को 8 14y, और ये हो जाएगा 10 इंटू 2 हो जाएगा, और ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस में। तो यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा ये 20 में से 6 जाएगा 14 आएगा, और इधर 14 गुना में उधर जाके 14 भागा में हो जाएगा, तो 1 आ गया। यानी y का जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया 1 आ गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे करके, हमारे पास जो स्पेस है उसी में क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो y का मान रख लीजिए, x इज इक्वल टू 2 प्लस, अब y के स्थान पर क्या है 1, तो इंटू 1। अब ये पॉइंट है, अब पॉइंट को आप समझेंगे, वो वाला पॉइंट नहीं है कि 2.1 है, ये वाला पॉइंट नहीं है। यहाँ पॉइंट का मतलब है गुना। तो ऐसा कर लीजिए, इसको कोष्ठ में कर लीजिए, ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, कोष्ठ में कर लीजिए। अब यहाँ से हो जाएगा कितना, 2 4 हो गया, नीचे 2, मतलब 4/2। ये दोनों कट के क्या आ गया 2। तो x का जो वैल्यू आ गया क्या आ गया 2, और y का जो वैल्यू आया था क्या आया था 1। ऐसे करके घेरिए और यहाँ पे लिखिए आंसर, ताकि टीचर को आंसर एकदम दिखता रहे। क्योंकि आप जानते हैं बोर्ड में चश्मा वाला रहता है सब टीचर, चश्मा वाला,
और उसको आंसर नहीं दिखेगा, आंसर नहीं मिलेगा तो काट देगा पूरा नंबरे, है ना। तो आप एकदम, उसका चश्मा भी मोटा होता है, तो उसको बढ़िया से घेर से, या तो मंझली कोच से घेर दीजिए, और नहीं तो अगर आपको कुछ नहीं है तो x बराबर 2 और y बराबर 1 ऐसे कर लीजिए, और नहीं अगर उसे भी आपको नहीं है तो बाकी से कर लीजिए, बाकी कोच से, ताकि वो जो चश्मा वाला है ना, मोटा चश्मा वाला, उसको दिख जाए कि हाँ आंसर यहाँ है। वो डायरेक्ट आंसर भी मिलाता है ना, प्रोसेस दे के आंसर मिलाता है। तो इतना आप में कॉमन सेंस होना चाहिए, इतना बुद्धि आप लगाएंगे, है ना। तो इसको आप नोट करिए। आइए बच्चों, अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड मतलब लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना। इसको सॉल्व करके तो क्या करना है देख लीजिए। इक्वेशन हम इसको मान लेंगे 1, इसको 1 मान लेंगे, और इसको हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब ध्यान से देखिए, लुप्तीकरण में करना ये होता है, या तो आप y को लुप्त कर लीजिए, या तो आप x को लुप्त कर लीजिए, ठीक है। लुप्त करना मतलब एलिमिनेट करना, है ना। तो हम लोग देखें, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3 और यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। और यहाँ पे देखिए 4y है, और यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में क्या है, 2y है, इक्वल टू क्या है, 2 है। तो हम लोग करेंगे क्या, यदि इस दोनों को हम सेम कर दें तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 इंटू 2, ठीक है, ये ऐसे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या, 10। और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में आपको 2 से गुना करना है, कर लीजिए। यहाँ पे ये 4 हो गया, 4x और माइनस 4y, और इधर से गुना करें क्या हो जाएगा, 4। दोनों को हमको ऐड करना है, ऐड कर लीजिए। ये यहाँ से देखिए 4y प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, दोनों को ऐड करिए, 7x इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 14, है ना। x इक्वल टू 14/7, ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में जहां आपको रखना है, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो रख लीजिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। x का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 3 इंटू 2 4y 10। यहाँ से 4y क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6, यहाँ से हो जाएगा 4y इक्वल टू क्या, 4। यहाँ से y इक्वल टू 4/4 कट के क्या आ गया, 1। तो y का वैल्यू आ गया 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू हो गया 2 और y का वैल्यू हो गया 1। ये आपका क्या, तो निश्चित रूप से ये दो मेथड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये दोनों जो किताब है, जो बुक है, उससे आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चूँकि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्रैश कोर्स में नहीं करा पाएंगे बच्चों, आप जानते हैं ये क्रैश कोर्स का बैच है, बहुत कम टाइम हमारे पास है, तो लिमिटेड क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। लेकिन आपकी उत्तरदायित्व है कि आप घर पे प्रैक्टिस करिए, वीडियो को देखिए, ठीक है, वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर भी करिए। आइए अब जो मैं तीसरा जो आपको रूल बताऊंगा, ठीक है, अभी तक आप जो सीखे हैं, क्या सीखे हैं, प्रतिस्थापन विधि और लुप्तीकरण, ठीक है। प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड, और लुप्तीकरण क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब जो तीसरा जो महत्वपूर्ण है, तीसरा है जो रूल हम लोग आज पढ़ने जाएंगे, जो पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब वज्र गुणन विधि, है ना। तो क्या होता है वज्र गुणन विधि, अभी तक हम जो दो मेथड सीखे हैं उसमें कोई फार्मूला का यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसमें हम एक फार्मूला का यूज करेंगे। और जो क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि या लुप्तीकरण से नहीं सोल्व होगा, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सोल्व करेंगे। एक तो ये कंडीशन है,
दूसरा कंडीशन, एग्जाम में ये कहेगा कि निम्नलिखित क्वेश्चनों को, निम्नलिखित प्रश्नों को वज्र गुणन खंड विधि से हल करें। उसमें बिल्कुल आपको फिक्स कर दिया जाएगा, आपको बांध दिया जाएगा कि आपको दूसरा मेथड से उसको सॉल्व नहीं करना है, केवल और केवल आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। जब इस तरह के आपके सामने कंडीशन होगा तो निश्चित रूप से आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। विकल्प होंगे तो आइए इसको हम मेथड सीखते हैं। अब मेथड सीखने से पहले, ठीक है, सीखने से पहले हम आपको बताए थे कि चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी बाई अब प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए एक वेरिएबल ये, दूसरा वेरिएबल ये, ठीक है, और ये कोफिशिएंट है x का और ये b कोफिशिएंट है कि किसका, y का। अब वेरिएबल और कोफिशिएंट में यदि आपको प्रॉब्लम है, पिछला वीडियो आप जाकर देखिए पोलिनोमियल का, वहाँ बहुत अच्छे ढंग से हम आपको समझाए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है तो अभी तक जो आप देखें कि उसमें दो इक्वेशन होता है, दो समीकरण होता है, और दोनों समीकरण का हम प्रयोग करते हैं, या तो x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, या तो x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या तो y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद कहीं उसको हम पुट करते हैं, नहीं तो उसको एलिमिनेट करते हैं। ये लोग सीखे थे। तो तीसरा विधि में हम लोग क्या करेंगे, आइए इसका अलग अलग रूल पे हम चलते हैं। जैसे देखिए हम दो इक्वेशन मालूम करेंगे। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला हम मान लेते हैं a1x b1y, ठीक है, और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 हो गया। सब 1 का फॉर्म है ना। दूसरा a2x b2y अब प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमेशा और हमेशा दो इक्वेशन होता है, तभी आप उसको सोल्व कर पाएंगे। अगर आपके सामने एक इक्वेशन होगा तो आप उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वज्र गुणन विधि है, जो एलिमिनेशन मेथड जो पढ़े थे, आप क्या पढ़े थे कि उसमें क्या करते थे, या तो x को हम लोग लुप्त कर देते थे या तो y को लुप्त करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये x वाला फॉर्म है और ये क्या है, y वाला फॉर्म है, और c तो कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो c को हम टच नहीं करेंगे। टच कहाँ करेंगे, या तो x पे आएंगे या नहीं तो y पे आएंगे, है ना। तो ऐसा कर लीजिए। अब मिलाइए, यहाँ पे a1 है और यहाँ पे a2 है, x तो सेम है। यदि इस इक्वेशन में हम a2 से मल्टीप्लाई कर लें और इस इक्वेशन में a1 से मल्टीप्लाई कर लें और माइनस कर लें, तो अपने आप x वाला क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया। दूसरा यहाँ पे b1 है, यहाँ पे क्या है, b2 है। यदि इस इक्वेशन में b2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और इस इक्वेशन में b1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो अपने आप y वाला क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हम पे निर्भर करता है, मतलब आप पर निर्भर करता है कि फर्स्ट इक्वेशन में आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं या y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। आप जिसको करना चाहेंगे आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले लिखिए, जो है जो आप कर रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में किसको कर रहे हैं, पहले हम देख लेते हैं, y को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो समीकरण 1 इंटू b2, हाँ या नहीं। समीकरण 1 में b2 कम रहा है तो b2 दे देते हैं। माइनस तो करना ही है, चूंकि दोनों का साइन सेम है तो माइनस तो लगाना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में b1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि समीकरण 2 जो है b1 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ लिखे हैं उसको कर लीजिए, इसको b2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 b2x, यहाँ हो जाएगा b1 b2 y, अब प्लस c1
B2 इज इक्वल टू 0 इंटू B2। बराबर के इधर भी हम वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर के उधर भी हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आइए समीकरण 2 में B1 से, तो क्या हो जाएगा A2B1x और प्लस B1B2y और प्लस C2B1 इज इक्वल टू 0 इंटू B1। अब माइनस करना है, तो जैसे ही माइनस करेंगे सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस, हो गया, सबका साइन चेंज हो गया। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, ये माइनस और ये क्या है, प्लस है, तो ये क्या हो एलिमिनेट हो गया, है ना। आपके पास बचता क्या है, A1B2x माइनस A2B1x, और इधर क्या है आपके पास प्लस C1B2 माइनस C2B1 इज इक्वल टू 0। चूँकि आप 0 को माइनस करें प्लस करें तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा, है ना। अब जो आपके पास आया, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, A1B2 A2B1, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो x को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। आपके पास बचेगा क्या, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, उधर माइनस पे फेंक देते हैं, तो उधर हम करेंगे तो आ जाएगा C2B1 माइनस C1B2। कैसे होगा, ये इधर क्या है माइनस में, उधर जाके क्या हो गया प्लस में, ये इधर क्या है प्लस में, उधर जाके क्या हो गया माइनस में, है ना, ठीक है। अब आपके पास जो आ रहा है x इज इक्वल टू C2B1 C1B2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ये आपका क्या हो गया फार्मूला। अब जब भी इस तरह का इक्वेशन होगा, जब भी इस तरह का इक्वेशन होगा, उसमें हम लोग x बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। ये हम बच्चों देखो, ये जो फार्मूला हम किए हैं, प्रूफ किए हैं, ये जो पैटर्न था फार्मूला को प्रूफ करने का पैटर्न है, ठीक है ना। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आपको याद नहीं करना है, आपको हम सिखाए हैं कि कैसे कैसे फार्मूला आता है। जब एक बार फार्मूला आप निकालने के लिए सीख चुके हैं, तो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए फार्मूला तो याद करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, C2B1 माइनस C1B2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अब ये सब क्या है, देखिए x का इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट A1, y का कोफिशिएंट B1 और जो कांस्टेंट है C1। इक्वेशन 2 x का कोफिशिएंट A2, y का कोफिशिएंट C कांस्टेंट है ना। तो अब आपके पास जो फार्मूला आ गया, इसको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, C2 इंटू B1, C2B1 माइनस C1B2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो ये आपका फार्मूला हो गया, इसको आप नोट करिए। उसके बाद इसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, बाई वाला भी फार्मूला हम लोग प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। बाई वाला क्या करेंगे, फार्मूला प्रूफ कर। देखिए बच्चों, इसको हम समझाते हैं, कैसे समझाएंगे। देखिए ये जो लिए हैं B2, अब कुछ लोग जो स्टूडेंट होंगे क्या करेंगे, सिर्फ एक साइड B2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दूसरा साइड B2 से मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यही बात हो गया कि अगर आपके घर में 3 भाई बहन हैं और 3 टॉफ़ी आपके लिए आया है, तो आपको क्या करना है, तीनों भाई बहन को बांटना है। मतलब बराबर के इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना है और बराबर के उधर भी मल्टीप्लाई करना है, बांटना है, दोनों साइड करना है। ऐसा नहीं कि बस आया टॉफ़ी तो मैं ही खा लिया और बाकी सबको छोड़ दिया, ये नहीं होगा।
ठीक है। अगर बाकी सबको छोड़ेंगे तो अगली बार टॉफी जब मेरे हाथ में लगेगा तो फिर आप लोग छूटेंगे, है ना। तो ये नहीं होगा, मैथ में ये नहीं होता है। मैथ में क्या होता है, हमेशा दोनों साइड बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है। इक्वल के लेफ्ट साइड और इक्वल के राइट साइड, दोनों साइड बैलेंस करने का प्रयास होता है। तो हम क्या किए हैं, B2 से मल्टीप्लाई किए हैं और फिर B1 से मल्टीप्लाई करके माइनस करके एक जो सेक्शन है लुप्तीकरण विधि आप पढ़े हैं, बाई वाला सेक्शन को हम क्या किए हैं, एलिमिनेट कर दिए हैं। x का यहाँ से कॉमन लिए हैं, जो आया है इधर है गुना में और इधर आके क्या हो गया, भागा में। ये आपको फार्मूला फाइंड आउट हो गया है। ये क्या है, फार्मूला है। इसको अब आपको याद रखना है। एग्जाम में ये काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये समझने के लिए काम करेगा। भविष्य में आपको जब किसी को आप बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो ये आपको काम करेगा, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, बाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, बाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम लोग बाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, तो जब हम बाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब है एक्स वाला जो टर्म है उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। क्या, समीकरण 1। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, A1 है और यहाँ पे क्या है, A2 है। तो हम समीकरण 1 में A2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, है ना। और समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, A1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A1 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 1 में A2 से कर लीजिए, A1 A2x, और यहाँ हो जाएगा आपके पास A2B1 बाई और प्लस A2C1 इक्वल टू 0 इंटू A2। अब देखें, अब समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, A1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, A1 A2x A1 B2 बाई और प्लस A1 C2 इक्वल टू 0 इंटू A1। ये कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस। अब आपके पास देखिए ये वाला टर्म अपने आप क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, एक्स वाला टर्म खत्म हो गया। आपके पास बचता क्या है, A2B1 बाई माइनस A1 B2 बाई प्लस A2C1 माइनस बचता है A1 C2 इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बाई कॉमन ले लेंगे। तो क्या होगा, A2B1 माइनस A1 B2। अब देखिएगा ये इधर माइनस में है, उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस में। तो लिखाएगा A1 C2 और यहाँ लिखाएगा A2 C1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाई बराबर लिखाएगा A1 C2 A2 C1 अपॉन A2 B1 A1 B2, ठीक है, A1 B2। अब देखिएगा पहला जो x था उसमें हम लोग क्या किए थे, x और y के वैल्यू में थोड़ा सा अंतर है। क्या देखिएगा, x में था A1 B2 आगे था, x में क्या था, A1 B2 आगे था और A2 B1 पीछे था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे क्या है, A1 B2 माइनस में है और A2 B1 प्लस में है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस हम कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन अपने आप चेंज हो जाएगा। तो A1 C2 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा आपके पास, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ये दोनों कैंसिल हो गया। आपके पास बाई का जो वैल्यू आ गया A2 C1 A1 C2 अपॉन A1 B2 A2 B1। ये आपका बाई का वैल्यू आ गया। तो उसमें क्या हुआ है, कॉमन हम इसलिए लिए कि x में
ये सेम नंबर था नीचे, तो बाई में भी सेम होगा, ताकि आपको जो याद करने में जो आप फार्मूला याद करेंगे उसमें आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो हम दोनों का क्या किए हैं, डोमिनेटर मतलब हर को सेम कर दिए हैं। तो ये हो गया इसका फार्मूला A2C1 माइनस A1 C2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। अब इस पर हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसको समझाएंगे और उसके बाद आज का क्लास खत्म होगा। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसका जो फार्मूला है आप लोग बिल्कुल फाइंड आउट कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। आइए अब हम उस पर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि फार्मूला तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं लेकिन क्वेश्चन होगा कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको ये फार्मूला बिल्कुल अच्छा समझ में आ जाएगा। क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो दो इक्वेशन है, एक क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 5। दूसरा क्या है, दूसरा है 3x 2y इज इक्वल टू क्या है 8। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इधर है क्या प्लस में, इधर क्या है प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, है ना। और इधर देखिए प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहला जो विधि है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है, A1 B1 C1। पहले इसको लिखिए A1, इक्वेशन 1 से क्या क्या आएगा, A1 B1 C1। इक्वेशन 2 से आएगा A2 B2 C2। तो जो वैल्यू उसको लिखिए, A1 x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या 1, और c क्या है -5। सबसे पहले इसको लिख देना है दोस्त, उसके बाद आगे जाना है। A2 3, B2 2 और C2 -8। आगे क्या किए हैं, समीकरण 1 से x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को लिख दिए हैं। समीकरण 2 से सेम पैटर्न है। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, x का फार्मूला और y का फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। तो x का फार्मूला क्या है, देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है C2 B1 माइनस C1 B2 अपॉन A1 B2 A2 B1, यही फार्मूला है। आप इसको देख कर रखिए, सबका वैल्यू C2 है, C2 का वैल्यू देख लीजिए क्या है -8 इंटू B1 का वैल्यू क्या है 1, बीच में माइनस तो माइनस, C1 का वैल्यू -5, कोष्ट में कर लीजिए आगे माइनस लगा हुई इसलिए, और B2 का वैल्यू क्या है 2 है। सिर्फ आपको देख के लिखना है, यहाँ से देखना है और यहाँ पे क्या करना है, नोट डाउन करना है। यदि आप ये नहीं लिखेंगे चार्ट तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे क्या हो, गलती हो, है ना। तो आपको एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप एक क्वेश्चन को बनाएं और फिर उसको कट करके दोबारा उसको बनाएं। इसीलिए आप सुविधा के लिए इजी होगा, पहले नोट डाउन करें। और नीचे क्या है A1 B2, A1 का वैल्यू 2 इंटू B2 का वैल्यू 2 माइनस A2 का वैल्यू 3 और B1 का वैल्यू 1। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये -8 और ये माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और यहाँ हो गया 4 और -3। ये आपके पास आ गया 2/1। तो x का वैल्यू जो आ गया क्या आया, है ना, x का वैल्यू ये आ गया। अब उसी ढंग से y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे और y का फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद सिर्फ यहाँ से हमको क्या करना है, देख के सिर्फ वहाँ नोट डाउन करना है, उसको कैलकुलेशन करेंगे, अपने आप x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आप नोट कर चुके होंगे। आइए अब हम क्या करेंगे, y का लिखते हैं फार्मूला। देखिए दोनों का डोमिनेटर सेम है, ध्यान से देखिए, फार्मूला याद करने का तरीका जानिए। देखो दोनों का हर सेम है, A1 B2 माइनस A2 B1, यहाँ भी A1 B2। तो एक तो याद हो गया याद। अब खाली आपको ऊपर वाला याद करना है, ठीक है। तो इसको आप टेक्निक को रखिएगा। तो ये बाई का क्या हो जाएगा, बाई का हो जाएगा
A2 C1 माइनस A1 C2। अब हम लोग क्या करेंगे, देख देख के रखेंगे मान, उसका वैल्यू देख देख के रखेंगे। अब देखिए A2 क्या है 3 और C1 -5 कोष्ट में कर लेंगे, माइनस A1 2 C2 -8 है ना। अब नीचे क्या है, नीचे तो सेम ही आएगा, तो A1 का वैल्यू 2 है और B2 का वैल्यू 2 है, माइनस ये 3 है ना, अब B1 का 1 है, नीचे तो सेम ही आएगा। तो ऊपर हो गया -15 और प्लस कितना 16 है ना, और नीचे 4 में से 3 गया क्या 1, ये ऊपर आ रहा है 1 और नीचे भी आ रहा है 1। y इजुकल टू क्या, x इजुकल टू 2 आया था और y इजुकल टू 1 आया था। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। बच्चों ये मैं आपको होमवर्क दिया हूं और ये सब जो क्वेश्चन हो उसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। घर पे आप प्रैक्टिस करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।